दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं वो आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन के क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया मैंने यहाँ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका हमें समाकलन करना है। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले आप जानेंगे कि दिया गया फलन परमेय बीजीय फलन है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के रूप में लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ उचित परमेय बीजीय फलन है। क्यों है? क्योंकि अंश में चर की पावर छोटी है बजाय हर के। उचित परमेय बीजीय फलन है, इसलिए इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित किया जा सकता है। आंशिक भिन्नों में वियोजन करने से पहले दोस्तों आपको ये जानकारी है कि उसके हर के यदि गुणनखंड हो जाए तो कर लेने चाहिए। तो मित्रों इस क्वेश्चन में गुणनखंड ऑलरेडी दे रखे हैं। तो देखिए, इसमें आंशिक भिन्नों में वियोजन करने का तीसरा नियम लगेगा। कौन सा नियम? यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के द्विघातीय गुणनखंड हो तो उनका आंशिक भिन्नों में वियोजन निम्न प्रकार करेंगे। तो देखिए, इसका जो मेन फलन है यहाँ लिख देंगे। आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर जो फलन है वो है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको लिखा जाएगा मित्रों ए एक्स प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए, इस तरह से आंशिक भिन्नों में वियोजन करना है। आंशिक भिन्नों में वियोजन करना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आंशिक भिन्नों में इस तरह से वियोजन करना है मित्रों। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, वही एलसीएम से एलसीएम कटेगा, उसके बाद समीकरण 1 आ जाएगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना की जाएगी। तुलना करने पर मित्रों मैंने आपको बताया, अगर 2 कांस्टेंट दिए गए हों, यहाँ 2 नहीं है 4 कांस्टेंट हैं, ए बी सी और डी। तो 4 कांस्टेंट है, चारों कांस्टेंटों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेंगी और उसके बाद क्वेश्चन समाकलन मानक सूत्र में चेंज हो जाएगा। लेकिन मित्रों एक बात और याद रखनी है, आप क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर संभव हो जाए तो द्विघातीय गुणनखंड को रैखिक गुणनखंड में कन्वर्ट कर लें ताकि कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। देखो, मजबूरी में तो आपको करना पड़ेगा ही भाई। जैसे अपन ने खूब प्रयास कर लिए कैलकुलेशन के, और कैलकुलेशन का प्रयास करने के बाद भी द्विघातीय गुणनखंड रहे तब तो आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं है कि इस मेथड को लगाएं, क्योंकि अगर इस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। हो तो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन होने में कोई समस्या नहीं है, आप इस मेथड से करके देख लेना। लेकिन मैं इसको दूसरे टाइप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ध्यान देना। देखिए, यदि मैं यहाँ एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ मित्रों, एक्स स्क्वायर को यदि टी मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को टी माने तो एक्स स्क्वायर को टी क्यों माना जा रहा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है मित्रों, और 2x इसमें विद्यमान है, इसलिए ये जो द्विघातीय गुणनखंड है वो रैखिक गुणनखंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आंशिक भिन्नों के वियोजन में केवल आंशिक भिन्न वाली विधि लगे, दोनों विधि भी लग सकती है, प्रतिस्थापन विधि भी लग सकती है और आंशिक भिन्नों के वियोजन की विधि भी लग सकती है। तो यहाँ पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया, और एक्स स्क्वायर बराबर टी मानने के बाद अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x और टी का हो गया dt बाई dx, dx इधर आ जाएगा तो 2x dx बराबर dt। मित्रों क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो इंटीग्रेशन 2x dx के स्थान पर लिखा जा सकता है dt अपॉन एक्स स्क्वायर के स्थान पर लिखा जा सकता है t प्लस 1 के स्थान पर 1, फिर एक्स स्क्वायर के स्थान पर t प्लस 3। मित्रों द्विघातीय गुणनखंड रैखिक गुणनखंड में कन्वर्ट हो गया और 4 कांस्टेंटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब केवल 2 कांस्टेंटों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी अगर कैलकुलेशन बन जाए तो आपको कर लेनी चाहिए। हालांकि इससे पहले मैंने आपको आंशिक भिन्नों में तोड़ के बताया, तो उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, अब ध्यान दें,
अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। यहाँ से आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर मित्रों यहाँ से तोड़ा जा रहा है आंशिक भिन्न में। चाहते तो हम स्टार्टिंग से भी तोड़ सकते थे, तोड़ के मैंने बताया, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, इससे कैलकुलेशन बहुत सरल है। तो ध्यान दें, यहाँ जो फलन है वो फलन है 1/t+1 इंटू t+3। बताओ, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने का पहला नियम लग गया। यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हो तो आंशिक भिन्नों में कैसे वियोजन किया जाता है, आपको देखना पड़ता है कि हर में गुणनखंड कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2 ही कांस्टेंट आएंगे। कैसे आएगा, पहला कांस्टेंट बटे पहला गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बटे दूसरा गुणनखंड। तो ध्यान दें, इसको लिख दिया जाएगा a/t+1 प्लस b/t+3। मित्रों आगे कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम लेना है, ये साथ साथ चलता जाएगा। 1/t+1 t+3 बराबर एलसीएम आ गया t+1 इंटू t+3। t+1 से t+1 गया, t+3 रहा, a का गुणा करें तो ये आ जाएगा a इंटू t+3 प्लस b इंटू t+1। अगले स्टेप में यहाँ से ये कट जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कट गया। अब बताओ क्या बचा, 1 बराबर ये बच गया a/t+3 प्लस b/t+1 और ये समीकरण नंबर 1। मित्रों जब 2 कांस्टेंट आते हैं तो उनकी कैलकुलेशन बहुत सरल होती है। ए और बी की वैल्यू निकालना यहाँ बहुत सरल बात है। यदि आप ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो बी के गुणांक को 0 करना पड़ेगा। अब बी का गुणांक 0 कब होगा, जब टी के स्थान पर -1 रख देंगे। तो यहाँ टी बराबर -1 रखने पर, टी बराबर -1 रखने पर, टी बराबर -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर a -1 प्लस 3 प्लस b -1 प्लस 1। इसका मतलब देखिए ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1 बराबर 3 में से 1 गया 2 तो 2a, तो 1 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, तो a बराबर आ गया 1/2। मित्रों एक टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद ध्यान दें अभी b की वैल्यू निकालनी है समीकरण 1 से। अब b की वैल्यू निकालने के लिए a के गुणांक को 0 करना पड़ेगा। अब a का गुणांक 0 कैसे होगा, यहाँ t बराबर क्या रखना पड़ेगा, -3। तो t बराबर -3 रखने पर, t बराबर -3 रखने पर रखो बच्चों, क्या आता है, 1 बराबर a t के स्थान पर -3 प्लस 3 प्लस b और लिखा जाएगा -3 प्लस 1। मित्रों ये बात आ गई, यहाँ वैल्यू रखी t के स्थान पर -3, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया। तो देखो 1 बराबर ये तो 0, ये क्या बचा b और -2। इसका मतलब b की वैल्यू यदि निकालना चाहें तो b की वैल्यू आ गई -1/2। तो a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू निकालना ही हमारा टारगेट था। अब जहाँ से आपने आंशिक भिन्नों में वियोजन किया है वहाँ a और b की वैल्यू रखनी है। तो देखिए a की वैल्यू रखें, a की वैल्यू क्या आई है, 1/2। तो 1/2 इंटू t+1 ये है प्लस प्लस और माइनस, तो इसका मतलब -1/2 इंटू t+3 और मित्रों यहाँ dt और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन। उसके बाद देखिए इनका अलग अलग समाकलन कर लेंगे। समाकलन करें तो 1/2 कांस्टेंट भार है, ये आ जाएगा dt/t+1 माइनस 1/2 dt/t+3। अगले स्टेप में ध्यान दें, ये लॉग की फॉर्म हो गई, t+1 को मन में t मान लें, 1/t log t होता है। तो 1/2 log t+1 माइनस 1/2
log t प्लस 3 प्लस सी। उसके बाद ध्यान दें 1/2 कॉमन आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, ये आ गया log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 3 प्लस सी। अगले स्टेप में मित्रों log की प्रॉपर्टी लग गई, log m माइनस log n बराबर लिखा जा सकता है log m बटे n। तो इसका मतलब 1/2 log क्या आ जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी प्लस 3 प्लस सी। लास्ट में मित्रों t का मान रखना पड़ेगा, तो t का मान रखने पर t की वैल्यू रखें तो 1/2 एजिटेज log एजिटेज t की वैल्यू क्या मानी थी x², तो x² प्लस 1 x² प्लस 3 प्लस सी। तो मित्रों इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से पूरा किया। मैं समझता हूं कि आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी इतनी टफ नहीं है। और अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंशिक भिन्नों में वियोजन से करेंगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ 4 कांस्टेंट आ गए और 4 कांस्टेंटों की कैलकुलेशन टफ होती है, आप लोग भी जानते हो इस बात को। तो मित्रों इसको ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका। अगला क्वेश्चन x² अपॉन x² प्लस a² इंटू x² प्लस b²। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मित्रों आप क्वेश्चन को देखते ही आप ये पता लगा लेंगे कि दिया गया फलन परमेय बीजीय फलन है। परमेय बीजीय फलन क्यों है? क्योंकि f(x) अपॉन g(x) के रूप में लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी पता लगा लेंगे कि ये उचित परमेय बीजीय फलन है। उचित परमेय बीजीय फलन क्यों है? क्योंकि अंश में चर की घात हर से छोटी है, इसलिए उचित परमेय बीजीय फलन है। मित्रों डायरेक्ट आंशिक भिन्नों में तोड़ा जा सकता है क्वेश्चन को यहीं से, लेकिन आंशिक भिन्नों में तोड़ने से पहले आप ये देखेंगे कि हर के गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं। तो इसमें गुणनखंड हो रहे हैं। अब गुणनखंड कैसे हैं? द्विघातीय गुणनखंड है। तो द्विघातीय गुणनखंड में यदि इसको आंशिक भिन्नों में यहीं से तोड़ा जाएगा इस क्वेश्चन को, तो तोड़ेंगे कैसे? ax प्लस बी बटे x² प्लस a² प्लस cx प्लस डी अपॉन x² प्लस b²। इस तरह से तोड़ लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, समीकरण 1 आ जाएगा। अब समीकरण 1 को अगर 2 कांस्टेंट होते हैं तो सॉल्व करने में आसानी रहती है, और अगर 4 कांस्टेंट है या 3 कांस्टेंट है तो उनके गुणांकों की तुलना करके 3-4 समीकरण प्राप्त होते हैं, और 3-4 समीकरणों से ए बी सी डी की वैल्यू निकाली जाती है। तो मित्रों ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को और सीधे तरीके से किया जा सकता है। कैसे? यदि मैं इस क्वेश्चन में x² के स्थान पर y मान लेता हूं, माना x² बराबर y। क्यों? देखिए समझना कि x² बराबर y क्यों माना गया है, क्योंकि x² के स्थान पर यहाँ y आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y प्लस a², यहाँ आ जाएगा y प्लस b²। कहने का मतलब ध्यान से सुनना है, अगर यहाँ x² नहीं होता, जैसे यहाँ x ही होता, तो फिर x² बराबर y मानना सार्थक सिद्ध नहीं होता। देखिए x² ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए x² को किसी के बराबर माना जा सकता है, y के बराबर मान सकते हैं, किसी के ही बराबर मान लो। तो x² को y मानेंगे तो आप, मेरा टारगेट है कि जो द्विघातीय गुणनखंड है वो रैखिक गुणनखंड में कन्वर्ट हो जाएं, और रैखिक गुणनखंड में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो मित्रों आंशिक भिन्नों में वियोजन करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती। तो देखिए यहाँ माना x² बराबर y, x² बराबर y मान लिया। अब x² बराबर y मानेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए ये जो फलन प्राप्त होगा वो फलन प्राप्त होगा y अपॉन क्या हो जाएगा, y प्लस a² और y प्लस b²। ये आ गया मित्रों। उसके बाद देखिए इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ा जा सकता है। अब आंशिक भिन्नों में तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, नियम नंबर पहला लग गया। कैसे लग गया?
कि यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हो। मित्रों इनको द्विघातीय नहीं समझना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, ये तो कांस्टेंट राशि है। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है ए अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन बाई प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आंशिक भिन्नों में तोड़ दिया, यहाँ लिख सकते हैं आंशिक भिन्न में वियोजन करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करें तो देखिए बाई अपॉन बाई प्लस ए स्क्वायर इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर बराबर एलसीएम आया बाई प्लस ए स्क्वायर इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर। इसमें इसका भाग लगाया, ये कट गया, ये क्या रह गया ए इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बाई प्लस ए स्क्वायर। अगले स्टेप में ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से ये कट गए, क्या आ गया बाई बराबर ए इंटू बाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बाई प्लस ए स्क्वायर, और ये समीकरण 1 आ गया। और मित्रों जब दो कांस्टेंट होते हैं ए और बी, उसकी कैलकुलेशन करना बहुत सरल बात है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ इस कैलकुलेशन को, तो ध्यान से सुनना। यदि आप ए का मान निकालना चाहते हो तो बी के गुणांक को 0 करना पड़ेगा। अब बी का गुणांक 0 कैसे होगा, बाई के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो देखिए बाई बराबर माइनस ए स्क्वायर रखने पर, अब बाई बराबर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बराबर ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, बाई की जगह माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगले स्टेप में मित्रों देखिए माइनस ए स्क्वायर बराबर ए, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो ये ए की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई ए बराबर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मित्रों इसकी कैलकुलेशन आगे करें तो इस माइनस चिन्ह को अगर नीचे ले जाएं तो माइनस ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद बी की वैल्यू निकाल लें, बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए के गुणांक को 0 करना पड़ेगा। अब ए का गुणांक 0 कैसे होगा, बाई के स्थान पर माइनस बी स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो बाई बराबर माइनस बी स्क्वायर रखने पर, बाई बराबर माइनस बी स्क्वायर रखने पर तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर ए के स्थान पर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, बाई के स्थान पर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगले स्टेप में ध्यान दें, ये 0 हो गया, ये क्या बच गया माइनस बी स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी की वैल्यू आएगी बी बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मित्रों ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ध्यान दें ए और बी की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी जहाँ आंशिक भिन्नों में तोड़ा है। तो ए और बी की वैल्यू रखें यहाँ, बताओ ए की वैल्यू क्या आई है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है और बाई प्लस ए स्क्वायर इंटू बाई प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद ध्यान दें फिर क्या है प्लस बी, बी का मान क्या है माइनस, तो प्लस माइनस 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 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू में क्या है भैया, अपॉन में क्या है बाई प्लस बी स्क्वायर, तो बाई प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ इंटीग्रेशन डी वाई और इंटीग्रेशन, हाँ भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब देखिए ध्यान देना, अब
ध्यान देना है कि हमने यहाँ एक्स स्क्वायर को y के बराबर माना है, तो समाकलन करने से पहले y के स्थान पर एक्स स्क्वायर रखना है। यदि आप किसी को किसी के बराबर मानते हैं समाकलन में अवकलन करते हैं मित्रों, लेकिन इसमें मैंने अवकलन नहीं किया है, इसलिए समाकलन करने से पहले जो माना है उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की, ध्यान दें। यहाँ से डायरेक्ट आपको समाकलन नहीं करना है। आप क्यों नहीं करना है वो समझ लेना है कि अब तक जितने भी क्वेश्चन समाकलन के पढ़े और उसमें किसी को किसी के बराबर माना था तो अवकलन किया था, जबकि इस क्वेश्चन में मैंने अवकलन नहीं किया है। तो उस कंडीशन में अब देखिए क्वेश्चन समाकलन होने के लिए तैयार है, तो तैयार होने से पहले आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो ध्यान दें, यहां लिखा जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और y के स्थान पर क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y के स्थान पर क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मित्रों इस तरह से ये dx और ये इंटीग्रेशन, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये देखिए ये समझने की बात है कि आपने इसको इस तरह से लिख दिया, चाहे इसको समाकलन मत लिखो, चलो ये समाकलन इस तरह से आ गई है आंशिक भिन्नों में वियोजन करने के बाद, तो ये बात बन गई। आपको यहाँ ध्यान रखना है एक्स y बराबर क्या लिखना है, यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर रखने पर, एक्स स्क्वायर रखने पर ये बात समझनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए y बराबर हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए लास्ट में आपको क्या करना है, अब इसका अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। अलग अलग समाकलन करने से पहले आपको पता है यहाँ कांस्टेंट क्या है, इसमें ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बाहर लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और क्या रह गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही रहा। इसी तरह से इसमें माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बाहर लिख दिया, क्या रहा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मित्रों अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में है क्वेश्चन। तो देखिए ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन होता है 1 ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देखिए 1 ए का मतलब ए ही है यहाँ, 1 ए टेन इनवर्स एक्स का मतलब एक्स ही है अपॉन ए, ये लिखा जा सकता है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला लग गया 1 ए, इसका मतलब 1 बी, ए का मतलब बी है यहाँ, टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी और प्लस सी। ये उसके बाद कैलकुलेशन कर लें। देखिए इस ए से ये कट गया, क्या रहा बताओ ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बी से बी कट गया, क्या रह गया बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बटे बी प्लस सी। अगले स्टेप में ध्यान दें, कॉमन आ गया 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा टेन इनवर्स नहीं ए और बचा ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी टेन इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। तो मित्रों इस तरह से इस क्वेश्चन को किया, बहुत सरल टाइप है, और अगर इसको आप डायरेक्ट आंशिक भिन्नों में तोड़ते तो इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बोर्ड परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप ध्यान से देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका हमें समाकलन करना है। आप देखेंगे सबसे पहले परमेय बीजीय फलन है, उचित परमेय बीजीय फलन है, आंशिक भिन्नों में वियोजन किया जा सकता है। अब देखिए हर में गुणनखंड ऑलरेडी हो रखे हैं, कहने का मतलब ये तो रैखिक गुणनखंड है, ये द्विघातीय गुणनखंड है, दोनों ही बिना पुनरावृत्ति के हैं। तो इसको अपन आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे और ये हमारी मजबूरी हो गई कि इसको यहीं से तोड़ना पड़ेगा आंशिक भिन्नों में। जबकि इससे पहले दो क्वेश्चन पढ़े, उन दोनों क्वेश्चनों में पहले हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करने के बाद आंशिक भिन्नों में तोड़ा। तो ध्यान दें, अब इसको अपन यहीं से तोड़ेंगे मित्रों। अगर जैसे यहाँ ये आ जाता, ये भी समझना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर अगर आ जाता एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके फैक्टर हो जाते एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और रैखिक गुणनखंड वाला ही केस काम कर जाता। तो ध्यान दें, यहाँ अब मजबूरी हो गई, द्विघातीय गुणनखंड को तोड़ा नहीं जा सकता तो यहाँ तोड़ना ही पड़ेगा। कहने का मतलब द्विघातीय गुणनखंड को रैखिक गुणनखंड में कन्वर्ट किसी भी कंडीशन पे नहीं किया जा सकता इस क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ मजबूरी हो गई उस द्विघातीय गुणनखंड में तोड़ने की। तो देखिए यहाँ आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, वियोजित करने पर, अब आंशिक भिन्न में वियोजित करें तो देखिए फलन क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, देखिए ये रैखिक गुणनखंड है, बिना पुनरावृत्ति का है, तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, मित्रों यहाँ समझने की बात है, ये रैखिक नहीं है, ये द्विघातीय गुणनखंड है, इसको लिखा जाएगा bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो देखिए कैलकुलेशन करें तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, यहाँ एलसीएम लिया तो ये आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अगले स्टेप में एलसीएम से ये x प्लस 1 का भाग x प्लस 1 में दिया तो ये रहा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अगले स्टेप में ये आपस में कटेंगे, कट जाएंगे, क्या रहा x माइनस 1 बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ 3 कांस्टेंट आ गए, इसलिए वो वाला तरीका यहाँ नहीं लगेगा। कौन सा आ गया, एक को 0 करो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को 0 करो पहला आ जाएगा, वो वाला मेथड यहाँ नहीं लगेगा। अब इसके कैलकुलेशन और आगे करेंगे, तो कैलकुलेशन आगे करें तो देखिए x माइनस 1 बराबर गुणा करो, a का गुणा एक्स स्क्वायर से किया एक्स स्क्वायर प्लस a, ऐसे इसका गुणा करो, bx का गुणा x से किया बी एक्स स्क्वायर, bx का गुणा 1 से किया तो bx, c का गुणा x से किया cx प्लस c। अब इनको एक साथ सेट कर लो, एक्स स्क्वायर के गुणांक एक साथ, x के गुणांक एक साथ और अचर पद एक साथ। तो ध्यान दें x माइनस 1 बराबर a एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, एक ये है, प्लस बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद x के गुणांक वाले देखो ये ले लिया, ये ले लिया। अब x का गुणांक क्या है, प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और कांस्टेंट क्या बच गया, a प्लस सी, a प्लस सी। अगले स्टेप में इसको और भी अरेंज कर दें, x माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन इन दोनों में से क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस यहाँ से प्लस a प्लस सी। और अब यहाँ समीकरण 1 अंकित करें। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक, x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों के एक्स स्क्वायर के गुणांक
एक्स स्क्वायर के गुणांक और कौन से गुणांक, एक्स के गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करें तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, इधर कुछ है नहीं तो क्या माना जाएगा, जीरो। LHS में एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो है, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी। ये मित्रों समीकरण 2 आ गया। एक्स के गुणांक की तुलना करो, इधर एक्स का गुणांक क्या है, 1, एक्स का गुणांक, और इधर क्या है b प्लस सी, ये समीकरण नंबर 3। उसके बाद ध्यान दें अचर पद इधर क्या है -1 बराबर इधर अचर पद क्या है a प्लस सी, ये समीकरण नंबर 4। अब मित्रों 2, 3, 4 को हल करना है। 2, 3, 4 हल करने में हमारा टारगेट वही है, किसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, a, b और c की। अब ध्यान दें, देखिए अब 3 एक साथ तो सॉल्व किए नहीं जा सकते, 2-2 समीकरण लेकर सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि किसको लेकर करें सॉल्व, तो ध्यान दें जैसे देखो 2 और 4 को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, किसी कोई दोनों को कर सकते हैं। जैसे समीकरण 2 और 4 को हल करें, समीकरण 2 व 4 को हल करने पर, अब हल करें तो देखिए 2 कौन सा है, a प्लस बी बराबर 0, और कौन सा है 4 क्या है, a प्लस सी बराबर -1। मित्रों यहाँ चिन्ह बदल दें, ए से ए कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आपस में कट गए, क्या बचा b माइनस सी बराबर 1, b माइनस सी बराबर 1, और ये समीकरण नंबर आ गया 5। अब इसको 3 के साथ सॉल्व कर दें, समीकरण 3 क्या है, b प्लस सी बराबर 1, ये समीकरण कौन सा था 3। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो c से c कट गया, b और b कितने हो गए 2b बराबर 2, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 1, b बराबर क्या आया 1। अब b का मान देखो समीकरण 5 में रख दो चाहे 3 में रख दो, c का मान आ जाएगा, तो b बराबर 1, b बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, अब समीकरण 5 में रखें तो b के स्थान पर 1 माइनस c बराबर 1, यहाँ से पक्षांतरण करें तो देखिए इसका पक्षांतरण करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बराबर c। उसके बाद c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से c बराबर 0। बताओ b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू निकालनी है a की। अब a की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 2 में रख दो, 4 में रख दो, जिस में ये आ रहा है उसमें किसी में ही रख दो। तो देखिए बताओ जैसे अपन मैं यहाँ से समीकरण 2 में रख देता हूँ a की वैल्यू, नहीं सॉरी b की वैल्यू 2 में रख दो, 4 में रख दो, किसी में ही रख दो। तो देखिए अब वैल्यू लिखी जा रही है b की, तो b बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, अब रखेंगे तो रखो क्या आ जाएगा 0 बराबर 1, b बराबर 1 समीकरण 2 में रखें तो b बराबर 1 समीकरण 2 में लिखें तो 0 बराबर a के स्थान पर a, b के स्थान पर 1, और यहाँ से पक्षांतरण करें तो a की वैल्यू आ गई -1। तो मित्रों हमारा काम पूरा हो गया, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूओं को कहाँ रखते हैं, जहाँ से आंशिक भिन्नों में वियोजन किया है। अब आंशिक भिन्नों में वियोजन यहाँ से किया है तो यहाँ इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ रखने से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आगे पढ़ेंगे फिर। अब देखिए ए बी सी की वैल्यू रखी जाए यहाँ, तो यहाँ रखें a की वैल्यू क्या आई है -1, तो -1/x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या आई है 1,
तो 1 इंटू एक्स करें तो एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या आई है 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब एक्स में 0 जोड़े तो एक्स। उसके बाद देखिए यहाँ dx और यहाँ इंटीग्रेशन। अब देखिए अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। अलग अलग समाकलन करें तो ये देखिए -1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्म है लॉग वाली, इसमें लॉग 1 अपॉन एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। अब देखिए यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस log x प्लस 1 हो गया ना, प्लस इसको मैं I1 मान लेता हूँ। अलग सॉल्व कर लें इसको, समीकरण 6 अंकित कर देता हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है लेकिन प्रतिस्थापन विधि लग रही है, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। तो देखिए I1 बराबर क्या माना है x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मित्रों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t मान लें तो देखिए पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, यहाँ से अवकलन करें तो ये आ जाएगा 2x dx बराबर dt। यहाँ से हमें 2 की ज़रूरत नहीं है, केवल x dx की ज़रूरत है, तो x dx बराबर dt बाई 2। अब देखिए क्वेश्चन पे पहुँच जाए। I1 बराबर x dx के स्थान पर dt बाई 2, 1/2 को बाहर लिख लूँ dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर t, और ये लॉग की फॉर्म बन गई पुनः। तो देखिए I1 बराबर 1/2 log t प्लस सी, t का मान रखना पड़ेगा, t की वैल्यू क्या है I1 बराबर 1/2 log t की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब I1 का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो देखिए I1 का मान समीकरण 6 में रखने पर, अब I1 का मान समीकरण 6 में रखेंगे तो क्या आएगा माइनस log x प्लस 1 प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अगले स्टेप में और कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन हो जाएगी। 1/2 जो log के आगे इसको पावर में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो माइनस log x प्लस 1 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 1/2 प्लस सी। पावर 1/2 को अंडर रूट लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए log m माइनस log n की प्रॉपर्टी काम आ गई, लिखा जा सकता है log m, m का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो मित्रों इस तरह से इस क्वेश्चन को किया। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1/1 प्लस e की पावर x इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए प्रमेय बीजीय फलन तो ये है, अगर इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ें तो यहाँ थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है कि e की पावर x को क्या करें। तो देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें। कैसे कैलकुलेशन कर लें, देखिए 1/1 प्लस e की पावर x, यहाँ 1 माइनस 1/e की पावर x लिखा जा सकता है मित्रों। e की पावर माइनस x को लिखा जा सकता है 1/e की पावर x। ठीक है, उसके बाद इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ऊपर चला जाएगा तो देखो क्या बनेगा e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x
और e की पावर x माइनस 1 ये प्राप्त होगा। कैसे होगा देखो एक बार सुने, e की पावर माइनस एक्स को लिख लिया 1 अपॉन e की पावर x लिखा जा सकता है। e की पावर x एलसीएम ले लिया, एलसीएम गया ऊपर, e की पावर x माइनस 1 बच गया ना। और अब देखिए यहाँ e की पावर x को t मान लें, e की पावर x को t मानने के बाद इस रैखिक गुणनखंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पुट e की पावर x बराबर t, अवकलन करें तो e की पावर x dx बराबर dt। क्वेश्चन पे पहुंचे तो ये आ जाएगा dt बटे 1 प्लस टी और क्या आ जाएगा t माइनस 1, ये आ गया। और अब आंशिक भिन्नों में वियोजन किया जा सकता है, बहुत सरल है, नियम नंबर पहला लग गया। तो आंशिक भिन्न में वियोजन करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजन करने पर, तो देखिए आंशिक भिन्न में वियोजन करें, फलन क्या है 1 अपॉन 1 प्लस टी, टी माइनस 1 बराबर, पहला नियम लग गया, बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, दो कांस्टेंट आएंगे तो लिखा जाएगा a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। अगले स्टेप में कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी, टी माइनस 1 बराबर एलसीएम आ गया 1 प्लस टी इंटू टी माइनस 1, ये एलसीएम आ गया। यहाँ से ये कट गया, क्या रहा a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस टी, ये एलसीएम से एलसीएम कट गया। और क्या आ गया लास्ट में देखें, एक बराबर a इंटू टी माइनस 1 प्लस b 1 प्लस टी, और ये आ गया समीकरण 1। अब इसमें की कैलकुलेशन में तो कोई समस्या है ही नहीं, दो कांस्टेंट आते हैं, बहुत सरल कैलकुलेशन है। a का मान निकालना चाहते हो तो b के गुणांक को 0 कर दें, b का मान निकालना चाहते हो तो a के गुणांक को 0 कर दें। अब बताओ a का मान निकालना चाह रहे हैं, b के गुणांक को 0 करो तो t के स्थान पर -1, t बराबर -1 रखने पर, t बराबर -1 रखें तो 1 बराबर a -1 प्लस b 1 माइनस 1। अब कैलकुलेशन करें तो 1 बराबर a -1 और -1 -2, ये 0 हो गया। उसके बाद देखिए a की वैल्यू आ गई -1/2, a की वैल्यू आ गई -1/2। अब देखिए अब b की वैल्यू निकालना चाहते हो तो a को 0 करना पड़ेगा, तो t के स्थान पर क्या लिखा जाएगा +1, t बराबर 1 रखने पर, t बराबर 1 रखें तो क्या आएगा 1 बराबर a 1 माइनस 1 प्लस b 1 प्लस 1, ये लिखा जाएगा। अब देखिए ये वाला पोर्शन 0 हो गया, 1 बराबर 1 और 1 2, 2b, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 1/2, a और b की वैल्यू आ गई। उसके बाद जहाँ से आंशिक भिन्नों में तोड़ा है वहाँ पहुँचे क्वेश्चन पे, तो पहुँचते हैं, बताओ a का मान क्या आया, a का मान -1/2, तो -1/2 और अपोन में क्या है 1 प्लस टी, तो लिख दिया 1 प्लस टी, ठीक है। उसके बाद प्लस b की वैल्यू क्या है 1/2 और अपोन में क्या है t माइनस 1। उसके बाद देखिए यहाँ लिख दिया जाएगा dt और इंटीग्रेशन। उसके बाद अलग अलग समाकलन कर दें, अलग अलग समाकलन करें तो -1/2 यह आया dt अपॉन 1 प्लस टी प्लस 1/2 dt अपॉन टी माइनस 1। देखिए लॉग की फॉर्म आ गई प्राप्त, लॉग की हो गई ना, dt अपॉन टी, तो देखिए -1/2 लॉग 1 प्लस टी प्लस 1/2 लॉग टी माइनस 1 प्लस सी। अगले स्टेप में 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन, क्या रह गया बताओ, लॉग, इसको लिख लेता हूं मैं पहले, टी माइनस 1 माइनस लॉग 1 प्लस टी प्लस सी, ठीक है। अगले स्टेप में लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग m/n लिखा जा सकता है।
तो देखिए 1/2 log m का मतलब t-1 और इसका मतलब t+1 प्लस सी। अगले स्टेप में t का मान रखना पड़ेगा। t की वैल्यू क्या है, e⁻x। तो यहाँ लिख दी जाएगी t का मान रखने पर, t का मान रखने पर t की वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा, 1/2 log e⁻x-1 अपॉन e⁻x+1 प्लस सी। तो मित्रों इस तरह से इस क्वेश्चन को किया। ये चारों ही क्वेश्चन आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनको आपको गौर से पढ़ना है और एक एक दो बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।